एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो आपके 2 दिसंबर 2022 के दिन आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम 9 AM से लेकर के 10 AM के बीच में आपका ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। जो भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे गए इस पर्टिकुलर शिफ्ट से मैं इस पर्टिकुलर ऑल क्वेश्चंस को काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं बेसिकली कितने मेंबर बॉडी होता है, 2 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी या फिर सिंगल मेंबर बॉडी या फिर 6 मेंबर बॉडी। तो याद रखिए जो आपके कैग जो होते हैं वो सिंगल मेंबर बॉडी होते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये आपके कैग जो होते हैं बोल सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एपेक्स अथॉरिटी। ये किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं? ये आपके ऑडिट करते हैं किसके एक्सपेंसेस के, खर्चे के ऑडिट करते हैं, चाहे आपका नेशनल हो चाहे आप बोल सकते हैं नेशनल गवर्नमेंट या फिर जो आप बोल सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के एक्सपेंसेस को ये ऑडिट करने का काम करते हैं। और ये आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। कैग जो होता है अपना ऑडिट रिपोर्ट किसे सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कैग की अपॉइंटमेंट जो बोल सकते हैं किनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कैग को अपॉइंट करते हैं। और इनको रिमूव कैसे किया जाता है? जिस प्रकार से आप बोल सकते हैं केवल जैसे जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, वही सेम प्रोसीजर जो है कैग को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। आर्टिकल 148 आप बोल सकते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करता है अथॉरिटी ऑफ दिस ऑफिस। बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना है। कैग से रिलेटेड आर्टिकल आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है आप किससे रिलेटेड आप कह सकते हो कि कैग से रिलेटेड होता है। आपका ये पर्टिकुलर ये आपका आर्टिकल कैग जो होते हैं आप बोल सकते हैं कि एलिजिबल नहीं होते हैं, वो किसी भी फर्दर ऑफिस में काम करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं उनको कभी किसी भी ऑफिस में जो है वो अपॉइंटमेंट वो नहीं हो सकते हैं किसी ऑफिसर्स के रूप में। आप बोल सकते हैं कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी ऑफिस में, जब उन्होंने एक जो है टेन्योर अपना कंप्लीट कर लिया, आप बोल सकते हैं कि एक बार जब वो कैग पोस्ट पे अपॉइंट हो चुके हैं तब। क्लियर? इनका जो टेन्योर जो होता है 6 ईयर या फिर बोल सकते हैं कि जो 65 इयर्स होता है, जो इसमें से पहले कंप्लीट होगा ये बोल सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनकी रिटायरमेंट एज आप ऐसा बोल सकते हैं। आर्टिकल 148 में क्या मेंशन है? कैग की अपॉइंटमेंट मेंशन है, उसके साथ साथ आप ओथ भी कह सकते हैं। और ये कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो भी आपका पॉइंट जो मेंशन है आर्टिकल 148 में मेंशन है। आर्टिकल 149 में क्या मेंशन है? ड्यूटीज एंड पावर्स बोल सकते हैं कि कैग का बोल सकते हैं कि जो इसमें मेंशन है। आर्टिकल 150 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 150 में आप बोल सकते हैं कि जो भी अकाउंट्स जो होता है आपका यूनियंस और उसके बाद से स्टेट्स का, वो बेसिकली आपका ये किसके वो उसको केप्ट रखा जाएगा। बेसिकली प्रेसिडेंट क्या करेंगे अकाउंट्स के बारे में वो कहेंगे, वो प्रिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली वो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ये बेसिकली प्रेसिडेंट सजेशन लेंगे किससे जो है जैसे कैग कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि इनके जो अकाउंट्स होंगे यूनियंस के या फिर स्टेट्स के आपके वो देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपका किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 150 में मेंशन है। आर्टिकल 151 में क्या मेंशन है? आप बोल सकते हैं कैग जो है अपना ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो सबमिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा जो आपका इंग्लिश कंपनी जो आपका बैटल ऑफ प्लासी जो इसको जो है फाउंड करी थी, किस पर्सनैलिटी की बात हो रही है बताना है आपको। लॉर्ड डलहौजी या फिर कैप्टन हडसन या फिर जो है वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर जो है रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखिए बैटल ऑफ प्लासी में बेसिकली आपके ये रॉबर्ट क्लाइव थे और ये इन्होंने जो क्या करी थी कि इंग्लिश कंपनी को जो है एस्टैब्लिश करी थी। ऑप्शन 4 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी आप बोल सकते हैं गवर्नर जनरल, इनके जो ड्यूरेशन था 1848 से 1856 तक ये बोल सकते हैं कि आपके ये गवर्नर जनरल रहे थे। क्लियर? और ये इन्होंने इंपॉर्टेंट एक जो है बोल सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के लिए बहुत ही फेमस है। आपके ये पॉलिसी इन्होंने जो है उनको जो है इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड डलहौजी ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। ओके, और सबसे पहले जो है बोल सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से जो है इसके अकॉर्डिंग जो किसको जो है ब्रिटिश इस कंपनी के टेरिटरी में उसको जो है वो मिक्स किया गया था। तो आप बोल सकते हैं कंपनी के टेरिटरी पार्ट में उसको जो मिक्स कर लिया जाता था। किसके बेस पे? अगर कोई इंडियन रूलर है वो डाइड हो गया, उससे कोई भी मेल या फिर बोल सकते हैं मेल अगर कोई उसका जो है उस किंगडम में कोई भी आपका जो है बोल सकते हैं कि उसके कोई भी सन नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई किंग जो है वो उसकी डेथ हो गई किसी भी किंगडम में और उसमें कोई उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको उस टेरिटरी को जो है कंपनी के टेरिटरी में क्या कर लिया जाता था कि उसको लैप्स कर लिया जाता था। यही आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो सबसे पहले जो सतारा को जो है बोल सकते हैं कि कंपनी के टेरिटरी का पार्ट बना था ये 1848 में, संबलपुर 1850 में और ये उदयपुर 1852 में और नागपुर आपका जो 1853 में और बोल सकते हैं कि जो है 1853 में और ये आपका जो है
झांसी जो है 1854 में ये पार्ट बना था ये भी, और लास्ट में बोल सकते हैं कि 1856 में जो है ये अवध को भी जो है कंपनी के टेरिटरी पार्ट में जो इसको मिला लिया गया था। और अगर मैं बात करूं कि इंडिया में उन्होंने जो लॉर्ड डलहौजी ने उसने भी जो है एस्टैब्लिश भी करी थी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि जो है उन्होंने लागू भी किया था जो आपका विडो मैरिज एक्ट, बेसिकली 1856 का जो विडो मैरिज एक्ट था उसको उन्होंने जो इनेक्ट भी किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड, इनका यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखा है, और ये फर्स्ट गवर्नर बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्ट विलियम बंगाल, और ये बोल सकते हैं इन 1772 में 1772 में बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब हुए थे आपके जो है 1774 में। क्लियर, और ये उन्होंने रिजाइन भी किया था कब जो है 1785 में। इनके टर्म के दौरान जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि सेकेंड मैसूर वॉर जो है हमें देखने को मिलता है, और ये भारत का जो आपका बोल सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ था इन्हीं के ड्यूरेशन में आपका जो है ये पास हुआ था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये विलियम जोन्स ने बेसिकली जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एस्टैब्लिश करी थी 1785 में, तो बेसिकली जो ये आपके वारेन हेस्टिंग्स थे उनको जो है वो सपोर्ट किए थे, वारेन हेस्टिंग ने सपोर्ट करी थी किसको जो है विलियम जोन्स को, किसको एस्टैब्लिश करने में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1785 में। ये आपके हेनरी हडसन कौन थे, आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश सी एक्सप्लोरर थे, और ये नेविगेटर बोल सकते हैं, और ये कनाडा और उसके साथ साथ ये पार्ट्स ऑफ जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपके ये जाने जाते थे, आप बोल सकते हैं कि हेनरी हडसन। और ये आपके रॉबर्ट क्लाइव आप बोल सकते हैं कि जो है ये बैटल ऑफ प्लासी, और ये फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर आप बोल सकते हैं कि जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के, और उन्होंने जो है बेसिकली राइटर आप बोल सकते हैं कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने एस्टैब्लिश भी करी थी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सुपरमेसी बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जब उन्होंने सिक्योर किया था बेसिकली जो है डिसाइसिव विक्ट्री एट द बैटल ऑफ प्लासी इन द बंगाल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद से एक बहुत ही एक नया जो मोड़ देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। क्लियर, और ये बोल सकते हैं कि ये जो बैटल जो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में, भी आपका ये टाइम भी पूछा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में आपको नहीं भूलना है। और ये बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी में जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कौन कर रहा था, तो इसके हेड थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, और ये आपके जो है नवाब ऑफ बंगाल बोल सकते हैं कि सिराजुद्दौला आपके जो है, इनके बीच में बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये हमें जो है बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिला था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपके रिवर इंटर्स करता है बेसिकली प्लेन में, तो ये बेसिकली क्या करता है, कोई भी रिवर जब इंटर करती है प्लेन में तो वो ट्विस्ट हो जाती है और ये टर्न्स करती है, बेसिकली ये लार्ज बैंड्स का फॉर्मेशन करती है। उसे हम उस लार्ज बैंड्स को किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सबो बोलते हैं, या फिर लिप्स बोलते हैं, या फिर जो फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, या फिर मियांडर्स बोलते हैं। तो बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, मियांडर्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 4 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। आप पहले इस इमेज से फोकस कीजिए, आपका फ्लड प्लेन्स है, और ये आपका जो कोई भी आपकी जो रिवर जो एंट्री करती है तो बेसिकली वो ऐसे इस तरीके से वो कुछ जो है वो शो करती है, तो इसे बेसिकली हम मियांडर के नाम से जानते हैं, और यही आपसे पूछा गया था, ये मियांडर्स होता है। जब कोई भी रिवर इंटर करेगी तो ट्विस्ट हो जाएगी और ये लार्ज बेंड्स का फॉर्मेशन कर जिसे मियांडर्स के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो आपका ऑक्सबो लेक का भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। जब ये मियांडर लूप्स जो होता है वो रिवर से अलग हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये लिप्स क्या होते हैं इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जब जो फ्लड जब आती है बोल सकते हैं कि रिवर में, तो बेसिकली उसके किनारे पे क्या होता है कि कुछ उसके जो पास के जो एरियाज में बोल सकते हैं डिपोजिशन कलेक्ट हो जाता है, और ये डिपोजिशन बोल सकते हैं सॉइल के होते हैं, और ये बोल सकते हैं कि ये जो आपके किनारे जो आपके रिवर के किनारे क्या होते हैं कि आपके ये कलेक्ट हो जाते हैं, और इसी सेडिमेंट्स के द्वारा क्या होता है कि इसका ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है फर्टाइल फ्लड प्लेन, फर्टाइल फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और यही आपका ये फर्टाइल फ्लड प्लेन जो होता है आगे चल करके जो है लिप्स का फॉर्मेशन ये हमें किनारे पर देखने को मिलता है। ये बोल सकते हैं कि उठा हुआ जो पार्ट होता है, ऐसे आप समझिए कि ये आपका जो उठा हुआ जो पार्ट जो होता है ये आपका जो वो लिप्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है MRTP एक्ट आया था बेसिकली 1969 में। इसमें बेसिकली एम जो किसको बोल सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एम मोनोपोलिस्टिक या फिर जो है मोनोपोलिस या फिर मल्टी या फिर मोनोपोली। तो याद रखिए बेसिकली एम का मीनिंग इसमें बोल सकते हैं कि जो है वो क्या होता है, मोनोपोलिस होता है। क्या होता है,
मोनोपोलीज होता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एमआरटीपी स्टैंड्स फॉर, आप बोल सकते हैं द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ये किसके लिए आया था, बोल सकते हैं कि जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था, जो भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहा था उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो आपको मोनोपोलीज देखने को मिल रहा था बिजनेस में, इसको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली आपका ये एक्ट आया था, MRTP एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हरियर एंड बुक्का ने बेसिकली जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करी थी जो है कर्नाटक, और उसने जो है एस्टैब्लिश करी थी कैपिटल सिटी विजयनगर। वो बोल सकते हैं कि वो किस रिवर पे आपको बताना है, और ये ईयर में किस ईयर में एस्टैब्लिश करी थी, 1336 में, 1336 में। बेतवा रिवर पे, या फिर जो है तुंगभद्रा, या फिर महानदी, या फिर जो है तापी। तो याद रखिए उसने एस्टैब्लिश करी थी तुंगभद्रा नदी पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको मैं कुछ एक्सप्लेनेशन बता दूं विजयनगर एम्पायर के बारे में। आपका ये 1336 से लेकर के 1646 एडी तक आपका ये पर्टिकुलर आपका ये ड्यूरेशन बोल सकते हैं विजयनगर एम्पायर का। हरियर एंड बुक्का ने बेसिकली जो है विजयनगर सिटी 1336 में जो है एस्टैब्लिश करी थी, साउदर्न बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। और उन्होंने जो कैपिटल किसको बनाया था, जो हम्पी उसकी कैपिटल थी विजयनगर साम्राज्य की। और ये उन्होंने जो है बेसिकली ये जो आपके ये सर्व किए थे आपके हरियर एंड बुक्का, दोनों जो है बोल सकते हैं कि आपके वीर बलाल थर्ड के बोल सकते हैं, जो आपके हौसला किंग थे उसके ये बेसिकली बोल सकते हैं कि ये सब किए थे। कौन, आपके जो हरियर एंड बुक्का। और विजयनगर एम्पायर जो आप बोल सकते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज इसमें कौन कौन थे, संगम, सुलुभ, तुलुभ एंड अराबिडु। तो ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपको याद रखना है, विजयनगर एम्पायर से आपका रिलेटेड है, संगम, सुलुभ, तुलुभ एंड अराबिडु। ओके, इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको मैच करना है, यहाँ पे आपके जो है इंडस्ट्रियल प्लांट के नाम मेंशन है और इसका लोकेशन यहाँ पे आपको मैच करना है उसके लोकेशन से। बालको की अगर मैं बात करूं, बालको आपको देखने को मिलेगा कोरबा छत्तीसगढ़ में, और ये ISCO आपको देखने को मिलेगा बोनपुर वेस्ट बंगाल में। आप ऐसा बोल सकते हैं। NFL बोल सकते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसका लोकेशन आपको देखने को मिलेगा बठिंडा पंजाब में। और ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगा चेन्नई में। इट मींस आपका जो है फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का D, फोर्थ का भी ऑप्शन थर्ड आपका जो वो करेक्ट हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो आपको 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा नांगल और उसके बाद से बठिंडा पंजाब में। इट मींस पंजाब में आपके 2 प्लांट्स देखने को मिलेगा NFL के, और ये पानीपत हरियाणा में एक देखने को मिलेगा, और 2 आपको देखने को मिलेगा विजयपुर मध्य प्रदेश में। और आपके ऑप्शन में क्या मेंशन था, बठिंडा मेंशन था, इसलिए आप बोल सकते हैं इसकी जो मैचिंग किसके साथ करोगे, आप बठिंडा के साथ मैचिंग करोगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा जो बेसिकली किसको मैन्युफैक्चर करती है, रेल कोचेस बनाती है, और आपको देखने को मिला परम्बुर चेन्नई में, और ये तमिलनाडु में, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करने, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3 या फिर CHCl या फिर CHCl2 या फिर CH2Cl2। तो याद रखिए आपका ये CHCl3 आपका बोल सकते हैं कि आपका ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। डाइक्लोरोमेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH2Cl2 होता है, आपका ऑप्शन में था CH2Cl2। और ये आपका CHCl आपका कोई भी कंपाउंड नहीं होता है, तो आप याद रखेंगे H2C डबल बॉन्ड CHCl, ये बेसिकली आपका विनाइल क्लोराइड होता है। क्लियर। और ये आपका CHCl2 क्या होता है, आप बोल सकते हैं डाइक्लोरोमेथेन होता है, जिसे आप कॉमनली बोल सकते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। और ये इंपॉर्टेंट टेबल आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, और एथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH, आप बोल सकते हैं C2H5OH, ये बेसिकली आपका एथेनॉल इथाइल अल्कोहल होता है। और ये मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रख सकते हैं आप जो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 और इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 होता है। क्लोरोफॉर्म का 209 और इसका बॉइलिंग पॉइंट 334, और ये बोल सकते हैं एथेनॉल का जो है या फिर इथाइल अल्कोहल का 156 और इसका बॉइलिंग पॉइंट 351, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं मेथेन का 90 और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 111 होता है मेथेन का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो कितना परसेंट हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, 39% या फिर 79% या फिर 10% या फिर जो है 21%। तो आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्स आपका जो है ये 21% होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा जो है 78%, ऑक्सीजन 20.9% देखने को मिलेगा, अदर गैसेस 0.17%, और ये आर्गन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जो है ये आपका जो है कौन सा एलिमेंट होता है, बोल सकते हैं कि आपका ये नोबेल गैसेज होता है, नोबेल गैसेज होता है, इनर्ट गैसेज होता है, ये आपका इनर्ट गैसेज होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड लास्ट आप बोल सकते हैं ऑर्गेनेशन। हीलियम 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर, नियॉन 10, आर्गन 18 एंड क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54 एंड रेडॉन 86, और ये ऑर्गेनेशन आपका जो है 118 होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और बेसिकली आपको आर्गन देखने को मिलेगा
जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 18 होता है। ये आपको देखने को मिला, केवल और केवल यही आपके नोबेल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका देखने को मिलेगा 0.03%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किस सीजन में जो है सरहुल फेस्टिवल जो है बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में, स्प्रिंग में, ऑटम में, या फिर जो मानसून में, या फिर विंटर में। तो बेसिकली स्प्रिंग में बेसिकली आपका ये सीजन में सरहुल फेस्टिवल जो है झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सरहुल को सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में, और ये आपके जो है साल ट्रीज के नीचे बेसिकली इस पर्टिकुलर जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द झारखंड, यहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो आपके झारखंड के हैं। करम हो गया, उसके बाद से जो है जवा हो गया, और उसके बाद से जो है तुसु परब, और बोल सकते हैं कि मकर, इसे बोलते हैं तुसु परब या फिर जो मकर बोलते हैं। उसके बाद से हल पुण्या बोल सकते हैं, उसके बाद से जो है भगत परब बोल सकते हैं, और ये आपके रोहिणी हो गया, उसके बाद से जो है बंदना हो गया, और उसके बाद से जो आपका ये जनी शिखर, और उसके बाद से जो आपका छठ पूजा। छठ पूजा बेसिकली जो है बहुत ही बोल सकते हैं कि फेमस है आपके बिहार स्टेट में। क्लियर। तो अगर आपके ऑप्शन में आ जाए तो ये अब उसको भी मार्क कर सकते हैं, छठ पूजा जो हमें देखने को मिलता है झारखंड में भी। क्लियर। एवरेज थिकनेस आपको बतानी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो अर्थ जो होता है बेसिकली, मैं आपको बता दूं अर्थ के आपको जो फर्स्ट लेयर जो होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। सेकंड लेयर को मेंटल बोलते हैं, और थर्ड लेयर को हम बेसिकली हम कोर के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है अर्थ की उसका एवरेज थिकनेस आपको बताना है, 300 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर या फिर 2.5 किलोमीटर। तो याद रखिए कितना होता है एवरेज थिकनेस जो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो होता है वो 30 किलोमीटर होता है। आपका जो क्रस्ट जो होता है आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, और ये ब्रिटल इन नेचर होता है। और ये ओशियानिक क्रस्ट की अगर मैं बात करूं 5 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्टिनेंटल आपको देखने को मिलेगा 30 किलोमीटर के आसपास। तो इसलिए इसका आंसर आपका जो है वो क्या होगा, 30 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेसिकली उस इवेंट के बारे में आपको बताना है जो कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बेसिकली मार्क कर रही थी 100 डेज काउंटडाउन टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। उस पर्टिकुलर इवेंट का क्या नाम था, योगा महोत्सव या फिर योगा उत्सव या फिर योगा सूत्र या फिर योगा उमंग। तो याद रखिए बेसिकली आपका कौन सा इवेंट था, ये आपका जो है योगा महोत्सव था। क्लियर। योगा महोत्सव या फिर योग महोत्सव भी बोल सकते हैं, हिंदी में बेसिकली योग ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में से इसका स्पेलिंग क्या होता है, इसका स्पेलिंग बेसिकली होता है YSGA। क्लियर। तो योगा महोत्सव 2022 बोल सकते हैं कैंपेन था, और ये आपको 100 डेज तक देखने को मिला, और ये 100 प्लेसेस और इसमें 100 ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट की थी। और ये बेसिकली बोल सकते हैं ये कैंपेन आपका जो है ऑर्गेनाइज हुआ था कब तक, जो है 21 जून ये आपका जो है 2022 तक। और ये बोल सकते हैं कि 21 जून को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेसिकली बताना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो आगे चल करके जो है ए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना था, उसको किसने जो है बेसिकली जो है ये प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, राजेंद्र प्रसाद या फिर जेबी कृपलानी या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर बी डी अम्बेडकर। तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किनके द्वारा लाया गया था, जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये कब आया था, 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू प्रपोज किए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ये बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आगे चल करके जो बोल सकते हैं कि आपका ये बोल सकते हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, और आगे चल के प्रीएम्बल का पार्ट बना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेसिकली बताना है कि ये आपका जो है म्यूजिशियन और उसके जो इंस्ट्रूमेंट से इनकरेक्ट मैचिंग आपको सेलेक्ट करना है। के विद्यानाथन सितार बजाते हैं, या फिर पंडित राम नारायण आपके सारंगी बजाते हैं, और ये आपके उस्ताद विलायत खान आपके सितार बजाते हैं, या फिर बिस्मिल्लाह खान आपके जो शहनाई बजाते हैं। तो याद रखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते ही बजाते हैं, तो आपका ये 4 तो करेक्ट है। उस्ताद विलायत खान ये सितार बजाते हैं, और ये पंडित राम नारायण आपके जो है सारंगी बजाते हैं, और ये आपके के जो बोल सकते हैं विद्यानाथन आपके जो है वो सितार नहीं बजाते, वो वायलिन बजाते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आपके ये क्या बजा रहे हैं, ये वायलिन बजा रहे हैं, और ये बोल सकते हैं तमिल सॉन्ग्स पे वायलिन बजा रहे हैं के विद्यानाथन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वो कौन सा आपका जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था इंडिया का जो वो 100% हाउस होल्ड अंडर ABP MJ सेहत स्कीम में। तो आपका ये कौन सा पर्टिकुलर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था, सांबा जम्मू एंड कश्मीर का बना था। फर्स्ट आपका जो वो करेक्ट हो जाएगा। बोल सकते हैं कि जो है आपका आयुष्मान भारत आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य आपका योजना था। क्लियर। और ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा सांबा जो है वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो 100% जो हाउस होल्ड इसके अंदर बोल सकते हैं कि ABP MJ सेहत स्कीम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कितने इंडिया में जो सेंसस जो होता है वो कितने रेगुलर प्रत्येक कितने साल के बाद जो है रेगुलर आपको देखने को मिलेगा, ये हेल्ड किया जाता है इंडिया में सेंसस 8 साल के बाद, या फिर जो है 10th ईयर 8 ईयर, या फिर जो है 10th ईयर, या फिर जो 12th ईयर, या फिर जो 5th ईयर। तो प्रत्येक 10वें साल आप बोल सकते हैं कि आपको सेंसस देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर आपका जो है वो सेकंड हो जाएगा।
फर्स्ट सेंसस की अगर मैं बात करूं तो 1872 में इसको जो है वो कंडक्ट किया गया था, और ये बोल सकते हैं कि जो है लॉर्ड मेयो के काल में, बेसिकली ये आपको याद रखना है। और ये जो आपका कंप्लीट जो सैंक्शन हुआ था, बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है शेड्यूल वे में आपको देखने को मिला था 1881 में। और ये उसके बाद से बोल सकते हैं कि प्रत्येक 10वें साल आप बोल सकते हैं 10 साल प्रत्येक 10वें ईयर आप बोल सकते हैं कि जो है ये कंडक्ट किया जाता है, जो है बोल सकते हैं कि सेंसस इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो किसने लॉन्च करी थी स्कीम श्रेष्ठ, किसके लिए, जो रेजिडेंशियल एजुकेशन के लिए, जो आपके स्टूडेंट्स को जो बोल सकते हैं हाई स्कूल में जो आपके टारगेटेड एरियाज में जो आपके जो है ये श्रेष्ठ स्कीम। तो श्रेष्ठ स्कीम की अगर मैं बात करूं तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये आपके वीरेंद्र कुमार बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थे, और ये इन्होंने स्कीम लॉन्च करी थी रेसिडेंशियल एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हाई स्कूल उनके टारगेटेड एरियाज आप बोल सकते हैं श्रेष्ठ। कब ये आपका कब का ये न्यूज था करंट अफेयर्स का, 3 जून 2022 का था। क्लियर, ये इवेंट बेसिकली नोएडा में उत्तर प्रदेश में बेसिकली आपका ये ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका फोक डांस जो है बेसिकली आपका जो है अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है, पनवरिया या फिर जो पावरिया या फिर जो है धामन या फिर जो बुइया या फिर जो गरबा। तो गरबा तो गुजरात में किया जाता है, और ये पावरिया कहाँ किया जाता है आपको बताना है, और ये धमन आपको बताना है। बुइया बेसिकली जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश का ये फोक डांस है। अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आपका अजी लमू डांस हो गया जो मोनपा ट्राइब के द्वारा किया जाता है, चलो डांस बोल सकते हैं नौकटी ट्राइब करती, और ये हिरी खनिंग जो आपका ये फोक डांस है वो अपातानी ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। और ये आपका लायन एंड पीकॉक डांस जो है मोनपा ट्राइब करती है, और ये अपासी कोंकी जो ट्राइब होती है आदि ट्राइब के द्वारा किया जाता है। पोनंग और उसके बाद से जो है पोपीर, ये दोनों आप बोल सकते हैं कि तीनों आपके जो पासी कोंकी और उसके बाद से जो है पोनंग और ये पोपीर, ये तीनों आदि ट्राइब के द्वारा जो है वो किया जाता है। इससे आपको जो है ट्राइब भी आपके जम्मू का सॉरी अरुणाचल प्रदेश का आपको आइडिया हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती है। क्लियर, बुइया डांस बेसिकली आपका मिसमी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। मिसमी ट्राइब भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ये आप याद रख सकते हैं, ये आपका अवांगसो और उसके बाद से जो बोर्दो छाम, ये भी आपका जो है अवांगसो और उसके बाद से बोर्दो छाम दोनों ही आपके जो अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आपका ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था 2018 में बेसिकली इसको कहाँ पे हेल्ड किया गया था, किस प्लेस पे, गोल्ड कोस्ट या फिर एडिनबर्ग या फिर विक्टोरिया या फिर कुआलालंपुर। तो याद रखिए 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, ये आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है गोल्ड कोस्ट 2018 आपका जो है ये 21 बोल सकते हैं 21वें नंबर का ये कॉमनवेल्थ गेम्स था, जो आपको कहाँ पे देखने को मिला था, जो है आप बोल सकते हैं कि जो है गोल्ड कोस्ट में देखने को मिला था। अगर मैं बात करूं 1930 में आपका फर्स्ट जो आपका ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था हैमिल्टन कनाडा में देखने को मिला था। और 2010 में पूछा जाता है आपसे, को याद रखना इंडिया में एक ही बार आपका जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है 2010 में देखने को मिला था नई दिल्ली में। ओके, 2014 में आप याद रख सकते हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और 18 का जो है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ये 2022 ये आपका जो लेटेस्ट है ये आपको देखने को मिला कहाँ पे, जो बिर्मिंघम इंग्लैंड में, बिर्मिंघम इंग्लैंड में। और ये 2026 का जो आपका ये कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन में आपको बेसिकली बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो आपका ये सुडोसिलोमेट नहीं है, एंसाइलोस्टोमा, स्कैरिस या फिर उस्ट्रेरिया या फिर स्कॉर्पियंस। तो याद रखिए स्कॉर्पियंस बेसिकली आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। एंसाइलोस्टोमा को बेसिकली हम हुक वर्म के नाम से जानते हैं, स्कैरिस को राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, उस्ट्रेरिया को फाइलेरियल वर्म के नाम से जानते हैं। और तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं कि फाइलम एस्केलमेंथिस से बिलोंग करते हैं, और फाइलम एस्केलमेंथिस को हम निमेटोडा के भी नाम से जानते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेसिकली आपके सुडोसिलोमेट होते हैं, आपको ये नहीं भूलना है। क्लियर, और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस करना है, ये बेसिकली जो है राउंड वर्म्स होते हैं, एस्केलमेंथिस के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं, और ये फ्री लिविंग होते हैं। और ये बोल सकते हैं क्वेटिक भी होते हैं, और ये बोल सकते हैं कि आपको जो है भूमि पे भी देखने को मिलेगा, इट मींस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी ग्रो करते हैं, पैरासाइट्स या परजीवी के रूप में आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स और एनिमल्स में। मैं आपको बताता हूं उस्ट्रेरिया बैनक्रॉफ्टी, उस्ट्रेरिया बैनक्रॉफ्टी एक डिजीज भी कॉज करता है ह्यूमन बीइंग्स में, फाइलेरियोसिस डिजीज, जिसे हम एलिफेंटियोसिस डिजीज के भी नाम से जानते हैं। तो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है बोल सकते हैं कि जो है आपका ये उस्ट्रेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है, एलिफेंटियोसिस या फिर फाइलेरियोसिस डिजीज कॉज किया जाता है उस्ट्रेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा। और ये राउंड वर्म्स जो होते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। मैं आपको बता दूं जो आपके फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। क्या होता है?
प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। और अगर मैं बात करूं पोरीफेरा के जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें पहली बार हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, हमें सेल देखने को मिलता है, कोशिका देखने को मिलता है पहली बार। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा फाइलम है, तो आप आंसर करेंगे फाइलम पोरीफेरा। अगर मैं बात करूं फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा 3rd नंबर का फाइलम है। फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के भी नाम से जानते हैं। और इसमें आपको बॉडी ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बार आपको क्या देखने को मिला, टिश्यू देखने को मिलेगा, टिश्यू देखने को मिला। तो बेसिकली इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आप बोल सकते हैं कि जो है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा में। ऑनवर्ड्स आप बोल सकते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गया, एस्केल्मिन्थेस हो गया, और ये फिर एस्केल्मिन्थेस को हम निमेटोडा भी बोलते हैं। और उसके बाद से जो आपका एनिलिडा हो गया, उसके बाद से मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, उसके बाद से इकाइनोडर्मेटा, और ये आपका जो है कॉर्डेटा। तो ये इन सारे ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं बात करूं तो बॉडी और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो आपका ये ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर, आपको ये समझ में आया होगा। और ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म के साथ साथ मेसोडर्म भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 स्तर इसके बॉडी में देखने को मिलता है, 3 स्तर को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये सीडोसुलोमेट एनिमल होते हैं। आप ये देखिए, यही आपके पॉइंट्स में पूछा गया था और ये आपके एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है। और ये जो मैं पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ आपके 11th एनसीईआरटी से मैं पॉइंट्स को पिकअप किया है। और ये देखिए डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में जो है एसएससी सीजीएल के 2022 टायर 1 के एग्जाम से कुछ क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के आपके जो है 11th केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से पूछे गए हैं। तो मैं आपके जो भी मैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी जहां से क्वेश्चंस पूछे गए डायरेक्टली, तो बोल सकते हैं कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा एनसीईआरटी होगा। तो जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, तो आपको याद रखना है सीडोसुलोमेट्स एनिमल्स होते हैं आपके एस्केल्मेंथिस के। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कंप्लीट होता है और ये वेल डेवलप्ड होता है। बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा मस्कुलर फेरिंक्स, और एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होता है बेसिकली उनके बॉडी से जो है रिमूव करता है बेसिकली, जो आप बोल सकते हैं कि जो है कैविटी के थ्रू, जिसे हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, इसमें एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलेगा। सेक्सेस जो होता है वो सेपरेट होता है, इट मींस मेल एंड फीमेल बोल सकते हैं कि आपके अलग होते हैं। मेल्स और फीमेल को आप जो बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। इसमें जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है कि मेल और फीमेल को आप देख करके पहचान सकते हो। जो आपका फीमेल जो होता है वो बड़ी होती है, फीमेल जो होता है हमेशा आपको देखने को मिलेगा, अक्सर जो होता है फीमेल बड़ी होती है विद रिस्पेक्ट टू द मेल्स। तो आप जो है देख करके पहचान सकते हो कि आपका ये मेल है या फिर जो फीमेल है। इट मींस ये सेक्सेस तो सेपरेट होने के साथ साथ जो है आप बोल सकते हैं इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो हमें किस फाइलम में देखने को मिलता है क्लियरली, तो आप बोल सकते हो फाइलम एस्केल्मेंथिस या फिर निमेटोडा के ऑर्गेनिज्म में। क्लियर, फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, इट मींस बोल सकते हैं कि, और ये इंटरनल होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है आपका डायरेक्ट हो सकता है या फिर जो बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, एस्कैरिस हो गया, राउंड वर्म्स, उसरेरिया, फाइलेरियल वर्म का नाम याद रखेंगे, साइलोस्टोमा हुक वर्म का नाम आप याद रखेंगे, बेसिकली इसके कॉमन नेम है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं फाइलम आर्थ्रोपोडा के एक ऑर्गेनिजम्स का नाम मेंशन था स्कॉर्पियन के बारे में, और ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर दे रहा हूं, जो आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप बोल सकते हैं कि आपका लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमेलिया का। सबसे लार्जेस्ट फाइलम की अगर मैं बात करूं तो आपका आर्थ्रोपोडा होता है। और इसमें क्या किसको रखा गया है, इसमें इंसेक्ट्स को रखा है, जितने कीड़े मकोड़े होते हैं किसमें रखा गया, कीड़े मकोड़े को जो है आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा होता है, सेकेंड नंबर पे आपका जो मोलस्का होता है, और थर्ड नंबर पे आपका जो प्रोटोजोआ होता है। इसमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, इट मींस ऑर्गन का डेवलपमेंट आर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलता है। बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होते हैं। इनका बॉडीज जो होता है वो सेगमेंटेड होता है, सेगमेंट में बटा होता है, खंडों में बटा होता है। और ये सिलोमेट एनिमल होते हैं, इसमें जो है बोल सकते हैं कि ये सिलोमेट नहीं होती है, सिलोम इसमें देखने को मिलता है। क्लियर, ट्रू सिलोम होता है इसमें। और ये आपका जो बॉडी जो होता है आर्थ्रोपोड्स में बेसिकली ये कवर्ड होता है काइटिन। काइटिन का एक जो स्केलेटन जो बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिन से मिलकर के बना होता है। और ये काइटिन क्या होता है, काइटिन जो बोल सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड होता है। क्लियर, तो इसका जो बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिन से मिलकर के बना होता है। बॉडी आपको देखने को मिलेगा हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन से मिलकर के बना होता है। और ये जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेगा। ऑर्थोस मींस बेसिकली क्या होता है, जॉइंट, और पोडा मींस बेसिकली अपेंडेजेस आप बोल सकते हैं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, गिल्स। पूछा जाता है कि गिल्स जो होते हैं किस फाइलम का जो है आपका ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन किस फाइलम का ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, गिल्स देखने को मिलेगा। बुक लंग्स भी हो सकता है,
और बुक गिल्स और ये बुक लंग्स हो गया। ट्रैकिया तो बहुत ही कॉमन है, ये कॉकरोच में हमें देखने को मिलता है ट्रैकिया। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें ओपन टाइप आपका हमें देखने को मिलता है। क्लियर, ये भी आपको नहीं बोलना है। सेंसरी ऑर्गन्स बोल सकते हैं कि एंटीनी आपको देखने को मिलेगा। आइज जो होता है कंपाउंड आइज और ये सिंपल आइज भी होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड आइज जो होता है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म में। स्टैटोसिस्ट भी आपसे पूछा जाएगा, स्टैटोसिस्ट जो होता है किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा में। फाइलम आर्थ्रोपोडा में ये आपका ये स्टैटोसिस्ट होता है, जिसे हम बैलेंसिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये आपका ये ऑर्गन को बैलेंस, बेसिकली आपका ये बैलेंसिंग करने का काम करता है आपका ये स्टैटोसिस्ट। क्लियर। और एक्सक्रीटेड जो होता है आप बोल सकते हैं कि मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स भी, एक्सक्रीशन जो होता है उत्सर्जन जो होता है इस ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, वो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। मोस्टली जो बोल सकते हैं डायोसियस होते हैं, इट मींस जो आपके डायोसियस होते हैं, इट मींस मेल एंड फीमेल जो होंगे आपके क्या होंगे कि आपके डिफरेंट होंगे। क्लियर, मतलब अलग अलग पाए जाएंगे मेल एंड फीमेल। मोनोसियस में क्या होता है कि मोनोसियस में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो डायोसियस में आपके जो मेल एंड फीमेल आपके जो होंगे वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है यूजुअली आप बोल सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और ये मोस्टली आपके जो अंडे देने वाले हो तो भी वायरस होते हैं। डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर जो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स से आप बोल सकते हैं एपिस देखने को मिलेगा, हनी भी जिससे ऑब्टेन होता है, बॉम्बिक्स से सिल्क वर्म ऑब्टेन होता है, लासिफर से लैक इंसेक्ट के नाम से जानते हैं लासिफर को। वेक्टर से आपके जो एनाफ्लीज जो होता है वो क्यूलेक्स आपका ये जो बोल सकते हैं कि आपका ये एनाफ्लीज क्यूलेक्स जो होता है, और ये आपका एडिस, ये आपके वेक्टर्स होते हैं, ये डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। ओके, और ये एडिस मॉस्किटो भी आप बोल सकते हैं कि ये भी आपका ये जो है वेक्टर का काम करता है। और ये ग्रीगेरियस पेस्ट जो होता है आपका लोकस्ट, जो आपको बताना है कि एनाफ्लीज जो होता है वो कौन सा डिजीज है बेसिकली आपका स्प्रेड करता है, और ये एडिस। ओके, तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो। और ये ग्रीगेरियस पेस्ट जो होता है आपका ये लोकस्ट जो होता है, लोकस्ट आप कह सकते हो। लिविंग फॉसिल ये पूछा जाता है, लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, लीमुलस को कहा जाता है। और ये आपका किंग होता है, किंग क्रैब भी कहते हैं लीमुलस को। ओके, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो है, आप स्कॉर्पियन को देख सकते हो, सी में आपका स्कॉर्पियन है, और ये डी आपका प्रॉन है, और ये आपका जो है ए में आपको देखने को मिलेगा लोकस्ट, और ये आपको देखने को मिलेगा जो है ये बटरफ्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं किससे रिलेटेड है आपका, ये 5 ईयर प्लान से, या फिर सैलरीज एंड पेंशन से, या फिर केवल और केवल फर्स्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड, या फिर जो है दोनों, या फिर जो है केवल और केवल दो। तो आपका ये प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है आपका ये 5 ईयर प्लान से रिलेटेड होता है। आपका ये ओनली आपका ये फर्स्ट क्या होगा कि आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट ये आपका बजट का टेबल है, डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से इसको इंक्लूड किया है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू बजट देखने को मिलेगा, कैपिटल बजट देखने को मिलेगा, और रेवेन्यू बजट के भी पार्ट्स है आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स आप बोल सकते हैं टैक्स रेवेन्यू, और उसके बाद से नॉन टैक्स रेवेन्यू में इसको डिवाइड किया गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, और एक कैपिटल बजट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल रिसिप्ट्स आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। फिर इसको अगर मैं बात करूं, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लान आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया था प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपका किससे रिलेटेड होता है। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका जो है वो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड होता है। आप एक्सपेंडिचर पे फोकस करेंगे। ये आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है आपका जो है दो में डिफरेंस होता है, बोल सकते हैं कि बटा होता है, प्लान एंड नॉन प्लान। तो ये आपका जो है प्लान रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर जो होता है किससे आपका ये रिलेटेड होता है, आपके सेंट्रल प्लान्स, या फिर बोल सकते हैं कि आपका 5 ईयर प्लान्स, और ये सेंट्रल असिस्ट करता है, बोल सकते हैं किसको, जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स को। ओके, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये जो वर्ड जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है बेसिकली आपका ये डिराइव हुआ किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। लैटिन भाषा का सबसे डिराइव हुआ आपका मैन्युस्क्रिप्ट, या फिर जो है प्राकृत, या फिर जो है संस्कृत, या फिर जो ग्रीक। तो याद रखिए आपका ये लैटिन भाषा का शब्द है आपका ये मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका जो करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं लैटिन आपका ये भाषा का शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट आप फिर बोल सकते हैं कि आपका ये क्या होता है, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं आपके पास्ट के जो भी आपके पास्ट के जो टाइमिंग था ना, उसका जो है आपका ये हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होता है आपका ये, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, और ये बुक के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, इसे मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आपका जो अप्रोप्रिएशन बेसिकली आपका ये बिल आया था 2022 में और ये पास भी किया गया था जो है लोकसभा में। कब ये किया गया था? मार्च 24 2022 में, या फिर फरवरी 20 2022 में, या फिर अप्रैल 20 2022 में, या फिर मई 10 2022 में। तो कब इसको जो इस बिल को जो लोकसभा में पास किया गया था? मार्च 24 2022 में। आप यहाँ पे फोकस भी कर सकते हैं, इस बिल को बेसिकली जो है पास भी किया गया था। यहाँ पे जो है 24 मार्च देख सकते हैं। क्लियर? और ये आप बोल सकते हैं इसको पास भी किया गया था। कब ये पास किया गया था? 24 मार्च 2022 को। और ये किसने जो है इसको बिल को जो है बोल सकते हैं कि जो है अप्रोप्रिएशन जो बेसिकली जो है किसके द्वारा जो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो फाइनेंस मिनिस्टर आप बोल सकते हैं निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बोल सकते हैं कि आप क्लास 11th एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। आपको जो फोर्स बताना है, कौन सा फोर्स आपको देखने को मिलेगा आपके जो एराइज होगा। कौन सा फोर्स एराइज होगा? जब आपका ट्रांजिएंट डाइपोल्स आपका एटम्स का और जो आपका इंड्यूस करता है ट्रांजिएंट डाइपोल्स पास बोल सकते हैं कि एटम्स जो आपका ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये सिग्निफिकेंट ओनली और केवल आपको जो शॉर्ट डिस्टेंस में देखने को मिलेगा। इट मींस डिस्टेंस आप कितना डिस्टेंस में देखने को मिल सकता है आपका ये पर्टिकुलर फोर्स? 500 पिकोमीटर। पीएम मींस आपका पिकोमीटर होता है। क्लियर? डाइपोल फोर्सेस या फिर लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस या फिर जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये जो फोर्स जो होता है अप्रॉक्स 500 पिकोमीटर में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। और टाइप ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं आपके तीनों जो होते हैं ये टाइप्स होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस के। डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस और ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये टाइप होते हैं किसके? वंडरवॉल फोर्सेस। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब आपका हाइड्रोजन जो एटम जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है, जैसे कि आपका फ्लोरीन के साथ जुड़ता है या फिर जो है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि वाटर में आपको देखने को मिलेगा, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि H2O जो होता है आपका ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो होता है आपका सॉलिड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से आपका H2O क्या होता है? लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा H2O, लेकिन H2S आपका जो है वो सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है H2S में। क्लियर? यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, आपका डिस्पर्सन फोर्सेस को हम लंदन फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? यहाँ पे आप देखिए ये आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो पूछा गया था, दिस फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट ओनली एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। बोल सकते हैं कि अप्रॉक्स 500 पिकोमीटर एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जो क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत से पूछा गया था। आपको बताना था बेसिकली रूलर और उसके बाद से प्रेडिसेसर्स का एक करेक्ट सीक्वेंस। अलाउद्दीन खिलजी के बाद से आपके जलालुद्दीन खिलजी बने थे, या फिर जलालुद्दीन खिलजी के बाद से अलाउद्दीन खिलजी, या फिर जो बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो आपके एमबीटी स्टैंड्स फॉर मोहम्मद बिन तुगलक, इनके प्रेडिसेसर आप बोल सकते हैं फिरोज शाह तुगलक, या फिर जो गयासुद्दीन तुगलक के जो प्रेडिसेसर आप बोल सकते हैं कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा आपको याद रखना है। आपके ये जो जलालुद्दीन खिलजी बेसिकली ने एस्टैब्लिश करी थी, ये फाउंडर थे किसके? जो है खिलजी डायनेस्टी के। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद से आपके जो अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली रूलर बने थे। तो इसका आंसर बेसिकली आपका वो सेकंड हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है और यहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और ये एनसीईआरटी फैक्ट है तो आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। राजपूत डायनेस्टी अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा तोमर डायनेस्टी अर्ली बोल सकते हैं कि जो है 12th सेंचुरी में देखने को मिलेगा 1165 में। अन्नगपाल डायनेस्टी देखने को मिलेगा 1130 से 1145 में। और ये आपके चौहान डायनेस्टी देखने को मिलेगा 1165 से 1192। तो जिसमें से मैं आपको बता दूं पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 ये आपको देखने को मिलेगा। इनका जो ड्यूरेशन ये आपके दिल्ली के रूलर्स रहे। ओके, अर्ली टर्किश रूलर्स की अगर मैं बात करूं 1206 से 1290, 1206 से 1290 तक बोल सकते हैं। ये आपके जो है स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश बोल सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको एस्टैब्लिश किए थे, फाउंडर माने जाते हैं बोल सकते हैं। लेकिन रियल फाउंडर आपके जो इल्तुतमिश थे आपके स्लेव डायनेस्टी के। क्लियर? गुलाम वंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक आप ऐसे याद रख सकते हैं। और ये जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1206 से 1210 से 1236। और ये रजिया इनकी क्या थी कि पुत्री थी, आप ऐसा बोल सकते हैं।
इल्तुतमिश की, और ये 1236 से 1240 4 साल इनका जो ड्यूरेशन रहा था रजिया का। और ये गयासुद्दीन बलवन 1266 से 1287 तक। नेक्स्ट डायनेस्टी आपको याद रखना है खिलजी डायनेस्टी, इसका ड्यूरेशन 1290 से 1320 तक, और जलालुद्दीन खिलजी का ड्यूरेशन 1290 से 1296, 6 ईयर्स आप ऐसा बोल सकते हैं, 6 ईयर। और ये अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये आपके जो है थर्ड डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, 1320 से 1414, और ये गयासुद्दीन बलबन 1320 से 1324, और ये मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, और ये फिरोज शाह तुगलक 1351 से बोल सकते हैं 1388। तो ये ड्यूरेशन रहा है, बोल सकते हैं कि जो भी आपके रूलर्स हुए आपके तुगलक डायनेस्टी में। और ये सैयद डायनेस्टी में आप बोल सकते हैं 1414 से 1451, 1414 से बहुत ही आसान है याद करना, 1414 से 1451, क्लियर। और ये खिज्र खां बोल सकते हैं 1414 से 1421 तक, और उसके बाद से लोधी डायनेस्टी आपके लास्ट डायनेस्टी है, आप याद रख सकते हैं। और ये लास्ट रूलर आपके जो इब्राहिम लोधी थे, और इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? बाबर ने, बैटल ऑफ पानीपत में, क्लियर। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। 1451 से 1526 में हमें देखने को मिलता है, क्लियर। और ये आपको याद रखना है बहलोल लोधी इसके फाउंडर थे, बहलोल लोधी 1451 और से लेकर के 1489 तक। तो एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का बोल सकते हैं कितने दिनों का बेसिकली आपका फेस्टिवल होता है? ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो बेसिकली नागालैंड में हमें देखने को मिलता है, और ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, त्योहारों का त्योहार इस फेस्टिवल को जाना जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को 5 डेज या फिर 10 डेज का होता है, या फिर 15 डेज या फिर 20 डेज। तो याद रखिए आपका ये हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिनों का होता है, 10 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1 to 10 दिसंबर, ये दिसंबर मंथ में हमें देखने को मिलता है, क्लियर। नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स होता है, क्लियर। इसी के साथ आप बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का जनरल अवेयरनेस का ऑल 25 क्वेश्चंस का एक प्यारा सा डिस्कशन मैं आपके साथ जो है यहीं पे फिनिश करता हूं। जो आपके पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2 दिसंबर 2022 के दिन, आप ये पर्टिकुलर शिफ्ट की टाइमिंग देख सकते हैं, 9 AM से लेकर के 10 AM के बीच में आपका पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था। आई होप आपको ये प्यारा सा डिस्कशन अच्छे से समझ में आया भी होगा, और आपके पास एक गाइडेंस भी देखने को मिलेगा आपको जो है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है एसएससी सीजीएल टायर 2 जो आपका जो है 2023 में होने वाला है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चंस। तो इससे आपको एक आइडिया लग सके, इसलिए जो भी मैं से डिस्कस कर रहा हूं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं 2022 में पूछे गए, ये इस चैनल पे आपका ये सेट नंबर 7 में अपलोड कर रहा हूं, सेट नंबर 7। इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 सेट में अपलोड कर चुका हूं, तो आप उस पर्टिकुलर सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेट में, आप बोल सकते हैं सीजीएल टायर 1 2022 के जनरल अवेयरनेस के नेक्स्ट सेट में। थैंक यू वेरी मच।